हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट अराउंड। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, कितने टाइप के बायोम्स हमको अर्थ पे देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था इकोसिस्टम क्या होता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एज वेल एज अपने अबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन शो करते हैं। उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। उसकी जब स्टडी की जाती है तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था, जैसे कि बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन साथ में आते हैं तो सेल बनते हैं। सेल बहुत सारे साथ में आते हैं तो टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू एक साथ आते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं तो सिस्टम बनता है और एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है। ठीक है, इंडिविजुअल बहुत सारे एक साथ आते हैं एक ही स्पीशीज के तो पॉपुलेशन बनता है। बहुत सारी स्पीशीज एक साथ आती है तो कम्युनिटी बनती है। बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ वर्क करती है तो इकोसिस्टम बनता है, और इकोसिस्टम जो है वो आगे बायोम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आगे डिटेल में। और तो हमने बोला था यहाँ पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ी, इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई इंडिविजुअल जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, इकोसिस्टम का सबसे छोटा यूनिट इंडिविजुअल होता है। अगर हमें इकोसिस्टम की स्टडी करनी है तो हमारा सबसे छोटा यूनिट इकोसिस्टम होना इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल की हम स्टडी कर सकते हैं। अगर हमें इंटरेक्शन पढ़नी है ऑर्गेनिजम्स के बीच में तो हम ऑर्गन के बेसिस पे तो इंटरेक्शन नहीं पढ़ सकते, ना सेल के बेसिस पे पढ़ सकते। हमें एक इंडिविजुअल का ही इंटरेक्शन देखना पड़ेगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसा है, अपने एनवायरमेंट के साथ कैसा है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सबसे छोटा यूनिट हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया इकोसिस्टम की स्टडी में। स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा कौन सा हो गया, इकोसिस्टम हो गया, इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल के बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम। ये सभी कुछ हमें इकोलॉजी में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोलॉजी, अगर हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी को पढ़ते हैं, अगर हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हमें क्या डिस्कस करना है, चाहे वो हम एनिमल की बात कर रहे हो चाहे हम प्लांट की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है कि उनमें क्या क्या अडाप्टेशन हुआ है, उन्होंने एक दूसरे को किस तरीके से अडाप्ट किया है अपने एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सके और साथ में उनका प्रोपोगेशन हो सके। मतलब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंटली बताई गई है कि एक ऑर्गेनिज्म के, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म में हमें देखना है कि वो किस तरीके का एडाप्टेशन शो कर रहा है। ठीक है, अडेप्टेशन का मतलब क्या है, जैसे पानी में रहने वाले एनिमल्स ने क्या किया है, अपने फिन्स डेवलप किए ताकि वो इजीली स्विम कर सके। ठीक है, उनमें गिल्स डेवलप है ताकि वो रेस्पिरेट कर सके वाटर में, तो ये उनके अडेप्टेशंस हो गए। ठीक है, फ्लाई करने वाले एनिमल्स में विंग्स है ताकि वो तेजी से उड़ सके, उनका बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन है ताकि उनको रेजिस्टेंस कम मिले। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या अडेप्टेशन किया है, हमारे पास पैर है, हाथ है, फोरलिम, हाइंडलिम, ताकि हम दौड़ भाग सके। तो ये सारे अडेप्टेशन है कि एनिमल खुद को क्या करता है, अडेप्ट करता है एनवायरमेंट के साथ और सर्वाइव कर पाता है। और सर्वाइव करने के साथ साथ उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करना यानी अपना नंबर बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनिज्म की हमको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहली चीज पता होना चाहिए कि उसने किस तरीके से अडेप्ट किया है खुद को। दूसरा, हम देखते हैं कि उसका सर्वाइवल और मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मतलब अडेप्टेशन के कारण ही वो सर्वाइव कर पाएगा और मल्टीप्लाई कर पाएगा बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉज सीजन्स। तो यहाँ पे बोला है कि बेसिकली हमारे अर्थ पे हम देखते हैं कि अर्थ का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है और वो सन के अराउंड में रोटेशन ले रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम अर्थ की बात करें तो हम अर्थ की बात करते हैं तो हम देखते हैं अर्थ हमारा ये जो है इसका एक्सिस स्लाइटली टिल्टेड है, इतना भी ज्यादा नहीं है, मैंने कुछ ज्यादा ही बना दिया। तो हम बोलते हैं कि 2 मिनट, डायग्राम थोड़ी सी अपनी ये हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो हमने बोला अर्थ का एक्सिस थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है। अर्थ का एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड है और टिल्टेड होने के कारण यहाँ पे सीजन होते हैं। ठीक है, सीजन्स हमको देखने को मिलते हैं। सीजन्स, सीजन्स जैसे कि विंटर, समर, स्प्रिंग्स, ऑटम, ये सारे सीजन्स हमको देखने को मिलते हैं क्योंकि अर्थ का एक्सिस थोड़ा टिल्ट है। तो ये एक तरफ हम देखते हैं ज्यादा टेम्परेचर होता है, एक तरफ कम टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर में वैरी करता है अर्थ के अलग अलग रीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड में रोटेशन लेती है, सन के आजू बाजू रोटेशन लेती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से सीजन कॉज होते हैं। अगर आपको पता होगा कि हमारा जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, सन के अराउंडिंग में, ये अगर सन है मान लेते हैं, ये अगर सन है तो इसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल शेप का होता है।
ठीक है, इलिप्टिकल शेप का होता है जब यहाँ पे आता है हमारा अर्थ, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसके वजह से यहाँ पे विंटर होता है, ठीक है, हमको ठंड लगती है। और जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सन के बहुत करीब है तो यहाँ पे जो है समर होता है। तो ऐसे सीजन्स कॉज होते हैं, ठीक है, सीजन्स कॉज होते हैं क्योंकि सन के अराउंडिंग में जो है हमारा, जो सन के अराउंड जो है हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है, जिसके वजह से अलग अलग सीजन्स हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही में हमारा जो एक्सिस है वो टिल्ट है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे, एक आएगा दैट इज सीजन किसके वजह से आते हैं या बायोम्स किसके वजह से फॉर्म होते हैं। तो एक है टिल्ट एक्सिस ऑफ अर्थ, टिल्ट एक्सिस ऑफ अर्थ, ठीक है, और दूसरा रोटेशन अराउंड सन, रोटेशन अराउंड सन। तो सन के अराउंड रोटेशन हो रहा है, ये एक पॉइंट है, और अर्थ का एक्सिस टिल्ट है, ये एक पॉइंट है। तो इन 2 पॉइंट की वजह से 2 चीजें कॉज होती है, एक तो कॉज होता है सीजन्स और दूसरे कॉज होते हैं बायोम, मतलब अलग अलग टाइप के बायोम्स बनते हैं, ठीक है। तो उसी को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे बेसिकली दूसरा पॉइंट हमने बोला दैट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉजेस सीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है दीज सीजन्स विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो यहाँ पे ये सीजन के वजह से क्या होता है, एनुअल वेरिएशन आता है प्रेसिपिटेशन में। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, रेनिंग। अब ये रेनिंग में स्नो भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का प्रेसिपिटेशन हमको देखने मिलता है। द सीजन्स विथ एनुअल वेरिएशन, मतलब जो सीजन्स होते हैं अलग अलग साल में, अलग अलग सीजन होते हैं, ऑटम विंटर, ठीक है, ये सारे सीजन, समर वगैरह, ठीक है। तो इन सारे सीजन्स में हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन होता है और उसमें भी वेरिएशन आता है। वेरिएशन आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो सकता है, स्नो के फॉर्म में हो सकता है। इट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम, इसके वजह से बायोम्स बनते हैं, ठीक है। तो देखो सीजन में वेरिएशन आता है और सीजन में वेरिएशन आने की वजह से पानी का जो क्वांटिटी है वो कम या ज्यादा होता है। कहीं पे ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है, और जहां पे ज्यादा बारिश होती है वो एरिया ट्रॉपिकल एरिया हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधे और बायोडाइवर्सिटी दिखती है। जहां बहुत कम बारिश होती है वैसे डेजर्ट एरिया फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के बायोम्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऑफ द अर्थ, लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रासलैंड एंड टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब होता है जहां पे बहुत ज्यादा आइस वगैरह जमी होती है, ठीक है, उसको टुंड्रा बोलते हैं, यानी बर्फ वाला एरिया, ठीक है। तो हम देखते हैं इतने सारे बायोम्स हमको देखने मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन वेरिएशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन यानी पानी के जो अमाउंट है उसमें वेरिएशन हो रहा है, रेनिंग के अमाउंट में वेरिएशन हो रहा है, उसके वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, दैट इज यहाँ पे वेराइटी ऑफ टाइप के बायोम्स देखने मिलते हैं। तो ये पॉइंट एक बार फिर समझते हैं। हमने बोला कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, जब हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं तो हमें उसके सर्वाइवल के लिए उसने जो एडेप्टेशन किए वो स्टडी करने हैं, और साथ में हमें वो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है वो स्टडी करना है। दूसरा हमने देखा कि अर्थ का एक्सिस जो है वो क्या है, टिल्ट है, और दूसरा अर्थ का रोटेशन हो रहा है अराउंड सन, उसके वजह से सीजन्स बनते हैं। अब ये सीजन्स आते हैं जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन वेरी करता है, रेनिंग वेरी करती है, कहीं पे ज्यादा होती है कहीं पे कम होती है, जिसके वजह से बायोम बनते हैं, ठीक है। तो अगर इसका फ्लो चार्ट में बना के दिखाऊं तो फ्लो चार्ट में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, सीजन्स आएंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा दैट इज सीजन्स। और सीजन्स क्यों आएंगे बोला हमने, सीजन्स इस वजह से आएंगे क्योंकि अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है किसके अराउंड में, सन के अराउंड में, ठीक है। तो सीजन्स आएंगे और सीजन्स की वजह से प्रेसिपिटेशन वेरी करेगा, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन वेरी करेगा जिसके वजह से हम देखेंगे बहुत सारे बायोम्स फॉर्म होंगे, ठीक है, कहीं पे ज्यादा पानी कहीं पे कम पानी, उसकी वजह से बायोम्स फॉर्म होंगे। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी, तो इसमें ये वाली जो डायग्राम है ये आपके बुक में दी है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में होती है, ठीक है। तो ये वाली जो डायग्राम है इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, थोड़ा मैं इसको आपको हाईलाइट कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है, इट इज अ ग्राफ, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है दैट इज टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होता है उस एरिया में, ठीक है। और दूसरा जो एक्सिस है हमारे पास ये बता रहा है दैट इज एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब कितना रेनिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग बायोम्स है। तो पहला बायोम देखो, पहले बायोम्स को अगर हम समझते हैं, फर्स्ट बायोम को अगर हम समझते हैं तो इसमें क्या बोला है, डेजर्ट जो बायोम है उसका एरिया देखो कितना छोटा है, तो वो टेम्परेचर कौन सा वेरी कर रहा है उसमें, 25 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक। तो 5 डिग्री से लेके 25, ये 50 डिग्री तक भी जा सकता है, ठीक है। तो 5 डिग्री से लेके 25 डिग्री, यहाँ पे डेजर्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे 5 या 10 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर बोला है 5 से 25 यानी 23। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है कि डेजर्ट में कितना टेम्परेचर वेरी कर रहा है, 5 to 23 डिग्री टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है डेजर्ट में, देखो यहाँ से
यहाँ से अगर हम देखें प्रेसिपिटेशन ये 10 के आसपास आ रहा है और ये कितने आसपास आ रहा है 50, ठीक है 10 to 50 प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब रेनफॉल काफ़ी कम है, ठीक है 10 to 50 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है सिर्फ, ठीक है। ग्रासलैंड की बात करते हैं, दूसरा हमारा जो है ग्रासलैंड में देखो टेम्परेचर अगेन 25 ही है और ये लोअर मोस्ट 0 है, तो 0 to 25 डिग्री का टेम्परेचर हमको दिख रहा है, डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिख रहा है 0 to 25 ग्रासलैंड में। और रेनिंग कितनी हो रही है इसको समझो, रेनिंग कितनी हो रही है, रेनिंग देखो यहाँ से अगर देखे तो ये 100 के करीब जा रहा है और ये जा रहा है 30 के करीब, तो 25 to 100 के बीच में हो रहा है सेंटीमीटर, ठीक है 25 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल ग्रासलैंड में हो रहा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कितना हमको टेम्परेचर दिखता है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखो ये हमारा तीसरा है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट काफ़ी नैरो रेंज है टेम्परेचर की, इसकी काफ़ी नैरो रेंज है, तो ये आती है अराउंड अराउंड हम देखते हैं 22 to 25, ठीक है, या 20 to 25 बोल सकते हैं। तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस का हमको टेम्परेचर इसमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। और वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेसिपिटेशन रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको मिलती है, ठीक है। तो ये होता है अराउंड 150 to 430 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस एरिया में। टेम्परेट फॉरेस्ट हम देखते हैं, यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट का भी हमको नया एक और ये वाला जो है हमको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, बायोम। टेम्परेट फॉरेस्ट का जो बायोम है इसमें हम देखते हैं अराउंड टेम्परेचर वेरी करता है 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 8 to 23, ठीक है 10 to 25 भी लिख सकते हो। तो ये है अराउंड 75 to 230 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या होता है प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। कोनिफरस फॉरेस्ट देखो आपको ऐसे ही निकालना है, यहाँ से ये टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, और इस तरीके से आपको प्रेसिपिटेशन निकालना है, ठीक है। तो अब इसका प्रेसिपिटेशन देखते हैं कोनिफरस फॉरेस्ट का प्रेसिपिटेशन देखो कितना है, ये है अराउंड 50 to 250, देखो यहाँ पे वैल्यू भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका टेम्परेचर रेंज कितना है, टेम्परेचर रेंज आपको दिख रहा है इसका अराउंड, टेम्परेचर रेंज दिख रहा है 0 to 15, ठीक है। आर्कटिक या अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है, अल्पाइन टुंड्रा या आर्कटिक टुंड्रा की अगर हम बात करते हैं तो जो बर्फ के बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं उसको आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं, और जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बर्फ के उसको अल्पाइन टुंड्रा बोलते हैं। तो ये जो है इसमें -12 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, ठीक है। और रेनिंग यहाँ पे काफ़ी कम होती है, तो स्नो पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और वो भी कितना, तो 10 to 125 सेंटीमीटर का स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम को समझना इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यूज़ याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि इन वैल्यूज़ के ऊपर बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर नीट में, ठीक है। तो खासकर जब आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वैल्यूज़ आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और आपको सारे के सारे बायोम्स याद होने चाहिए, ठीक है, डायग्राम याद होनी चाहिए। और MST CET में भी अभी जो लेवल है वो थोड़ा हाई होते जा रहा है, तो MST CET पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है, समझ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ हैबिटेट। पहले तो मैं बायोम के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि बायोम है क्या, ठीक है। बायोम की अगर हम जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट बायोम, तो बायोम क्या होता है, एक लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है, लार्ज एरिया होता है, इट इज अ लार्ज एरिया, ठीक है, जिसमें सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, हैविंग पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यहां पे हमने बोला व्हाट इज बायोम, बायोम एक लार्ज एरिया है जिसमें पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन है। जैसे डिजर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बड़ा सा एरिया है और उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन है, या मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, अराउंड 40 डिग्री 50 डिग्री, ठीक है, और कम भी होता है अराउंड 5 डिग्री। रात में आप देखोगे तो बहुत ठंड लगती है डिजर्ट एरिया में, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं दैट इज हम बात करते हैं अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो वहाँ भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन है, मतलब एक क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो बहुत बड़ा जो एरिया होता है जिसमें एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसको हम बायोम बोलते हैं। बायोम के अंदर छोटे छोटे हैबिटेट्स बनते हैं। अगर ये एक बायोम मैं ले लेता हूँ तो इसमें एक ये हैबिटेट हो गया जहाँ पे मान लेते हैं बहुत सारा पानी है, कोई तालाब है, ठीक है, तो एक हैबिट हो गया, हैबिटेट जहाँ पे बहुत सारा पानी है और पानी के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे हमको, ठीक है। दूसरा एरिया बोल देते हैं जहाँ पे बहुत घास फूस है या बहुत ज़्यादा घास है, मतलब ग्राउंडेड एरिया है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स वगैरह है, तो वहाँ पे उतने एनिमल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तीसरा एरिया हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पेड़ ही है। और चौथा एरिया हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे और कोई मिट्टी है, बंजर जमीन है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक जगह तालाब है, एक जगह बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है, एक जगह ग्रासलैंड है, ठीक है, एक जगह हम ग्रासलैंड मतलब घास फूस है सिर्फ, ठीक है, और एक जगह हम देख रहे हैं कि बंजर जमीन है। तो ये एक हैबिटेट हो गया वाटर वाला,
ठीक है, वाटर वाला एक हैबिटेट हो गया। ठीक है, ये जो हैबिटेट है जिसमें हम बोल रहे हैं कि बड़े बड़े पेड़ है, तो लॉन्ग ट्रीज वाला एक हैबिट हो गया। ठीक है, हैबिटेट हो गया। ठीक है, एक हैबिटेट ये हो गया जहाँ पे हम बोलते हैं बंजर जमीन है, खाली जमीन है। ठीक है, दैट इज हम बोल सकते हैं कि ये जो है इनफर्टाइल सॉइल है, इनफर्टाइल सॉइल है यहाँ पे। ठीक है, बंजर जमीन है, बहुत पत्थर वत्थर है, रॉक्स वगैरह है। ठीक है, और ये जो हम बोल रहे हैं ये यहाँ पे हम बोलते हैं ग्रासेस है बहुत सारे। तो इस तरीके के अलग अलग हमको क्या मिल रहा है, हैबिटेट। तो एक ही बायोम के अंदर बहुत सारे अलग अलग हैबिटेट हो सकते हैं। ठीक है, तो रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, रीजनल मतलब छोटे छोटे रीजन में, लोकल एरिया में वेरिएशन आ सकते हैं विद इन ईच बायोम, हर बायोम के अंदर वेरिएशन आ सकते हैं, हैबिटेट फॉर्म हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ हैबिटेट। ठीक है, यही हमने बोला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द अर्थ लाइफ एग्जिस्ट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। अर्थ पे हम बोलते हैं लाइफ जो है बहुत एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में भी शो होती है, मतलब वहां पे भी लाइफ प्रेजेंस होती है, लाइफ प्रेजेंस होती है। जैसे कि स्कॉर्चिंग डेजर्ट यानी झुलसा देने वाला जो डेजर्ट होता है जहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, वैसे एरिया में भी लाइफ हो सकती है, लाइफ हो सकती है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे हम दूसरी बात कर रहे हैं रेन सोक्ड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे काफी दलदल होता है, उस एरिया में भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा सब कुछ होने के बावजूद वहाँ लाइफ एग्जिस्ट होती है। हाई माउंटेन टॉप्स, बहुत ज्यादा हाई माउंटेन टॉप्स पे ऑक्सीजन की कमी होती है, लाइफ बहुत कम होती है, बट स्टिल वहाँ पे भी लाइफ प्रेजेंट होती है, कुछ बैक्टीरियाज, कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं। तो लाइफ हर जगह पे ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में आगे की स्लाइड में, not only the physicochemical that is abiotic component makes habitat but also the living component that is biotic component like plant, pathogen, parasite and predator of the organism are also involved। ठीक है, तो हैबिटेट बनाने के लिए सिर्फ नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि वाटर, सॉइल वगैरह ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, एक हैबिटेट बनाने के लिए सिर्फ अबायोटिक कंपोनेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे कुछ बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि प्लांट्स, पैथोजन, पैरासाइट्स, प्रेडेटर एंड ऑर्गेनिज्म। प्लांट तो आपको पता है, पैथोजन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, पैरासाइट भी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी ही बॉडी में रहते हैं और हम ही को डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, प्रेडेटर यानी शिकारी। ठीक है, तो ये सारे मिलके भी एक हैबिटेट बनाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अबायोटिक फैक्टर यानी वाटर, सॉइल और एयर का ही रोल नहीं होता हैबिटेट में, बहुत सारे बायोटिक एजेंट्स भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, we assume that over a period of time the organism had through natural selection। तो यहाँ पे बोला है कि बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम में एनिमल्स में नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, जो कि हमने डिस्कस किया है इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है एनिमल्स अडेप्ट होते जाता है, उसका बॉडी में नेचुरल सिलेक्शन होते जाता है, जो कैरेक्टर फेवरेबल होते हैं वो सर्वाइव करते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक एनिमल में नए नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं नेचुरल सिलेक्शन से, और उसका इवोल्यूशन होता है, अडेप्टेशन होता है टू ऑप्टिमाइज एंड सर्वाइवल रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटेट। तो यही हमने बोला है स्टार्टिंग में, हमको यही पढ़ना था कि जब हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, जब हम एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे पढ़ते हैं तो हमको देखना है कि वो अपना सर्वाइवल कैसा कर रहा है। ठीक है, सर्वाइवल के लिए उसके पास क्या 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 अडेप्टेशन है, और दूसरा वो रिप्रोडक्शन कैसा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो अडेप्टेशन आ रहे हैं फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, वो क्यों आ रहे हैं, वो दो रीजन से आ रहे हैं। ठीक है, एक रीजन है इसका, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि इसमें हम देखते हैं क्या आते हैं, दैट इज अडेप्टेशंस आते हैं, नए नए कैरेक्टर इवॉल्व होते हैं, जिसके वजह से वो खुद को सर्वाइव कर पाता है, और सर्वाइव होता है तो वो अपना रिप्रोडक्शन यानी अपना मल्टीप्लिकेशन भी कर पाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कशन किया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के अराउंड हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। हमने देखा जब हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे पढ़ते हैं तब हमें उसका बेसिकली अडेप्टेशन पढ़ना है, कैसे सर्वाइव करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि अर्थ का एक्सिस टिल्ट होने के कारण और अर्थ सन के अराउंडिंग, सन के सराउंड में हम देखते हैं रोटेशन लेता है, उसके कारण यहाँ पे सीजन फॉर्म होते हैं, और जब सीजन फॉर्म होते हैं तो प्रेसिपिटेशन वेरी करता है, और प्रेसिपिटेशन वेरी करता है इसलिए बायोम फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमने चीजें देखी। बायोम्स के हमने ये समझ लिया, ये पूरा चार्ट समझ लिया कि क्यों कैसे ये बायोम्स फॉर्म हुए और उनमें कितना टेम्परेचर और कितना प्रेसिपिटेशन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने बायोम के बाद हमने देखा कि जो बायोम होता है, एक बायोम के अंदर भी बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस होते हैं जिनको, जो कि छोटे छोटे हैबिटेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की कि अर्थ में जो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इवन लाइफ पॉसिबल नहीं है ऐसा हमको लगता है, बट वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है।
नेक्स्ट हमने बात की कि सिर्फ अबायोटिक कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लाइफ के लिए, बायोटिक कंपोनेंट भी चाहिए। एक हैबिटेट में बायोटिक अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एनिमल में एडेप्टेशन आते हैं, जिससे उनका सर्वाइवल होता है, जिनसे उनका रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।